जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसने लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ मोशंस के कुछ पीवाईक्यू करे थे लगभग, जिसमें 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट और हम करते हैं 16 क्वेश्चन 16वां वाला क्वेश्चन। ये है, ठीक है, क्या बोल रहा है? एक गोली इस प्रकार मारी जाती है कि वह मेज पर रखी गुटकी में बिंद जाती है। यदि मेज घर्षण रहित हो तो गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। नहीं, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो संवेग संरक्षित, हाँ बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पढ़े हो आप लोगों ने। संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके तहत क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 1200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागती है। इसका मास कितना है बेटा, हम लोग लिख लेते पहले 40 ग्राम। 40 ग्राम मतलब इसको द्रव्यमान में बदलेंगे बेटा, मतलब ये हो जाएगा 40 × 10⁻³ kg। अगर पिछले लेक्चर में आप लोग ने देखी होंगे तो हम लोग ने ये बताया है कि ग्राम को किलोग्राम में किस प्रकार से बदलते हैं। पिछले लेक्चर के पहले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 1200 मीटर प्रति सेकंड। क्या बोल रहा है? वेग से दागती है, इसे पकड़ने वाला आदमी बंदूक पर अधिकतम 140 न्यूटन, मतलब जो आदमी है, आदमी पर कितना बल लग रहा है बेटा, 144 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, लगा सकता है। पकड़ने वाले बंदूक पर अधिकतम, मतलब आदमी बंदूक पर बल लगा रहा है बेटा, आदमी बंदूक पर कितना अधिकतम बल लगा रहा है, मैक्सिमम 144 न्यूटन बल लगा सकता है। प्रति सेकंड अधिकतम कितनी गोलियां दाग सकता है, इसके बारे में बात कर सकता है। मतलब एक इंसान है, गोली दाग रहा है, लेकिन आज बंदूक पर इंसान कितना अधिकतम बल फोर्स लगा रहा है, 144 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो हमको ये निकालना है कि प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी गोलियां वो दाग सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, इसके बारे में बात करते थे। पहले हम बता देते हैं बेटा, जो हम लोग फोर्स पढ़ते हैं ना बेटा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी अपॉन डेल टी होता है बेटा, क्योंकि डेल पी होता है फाइनल मोमेंटम अपॉन माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या बेटा, डेल टी। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि अब हम लोग फाइनल इनिशियल मोमेंटम अभी गोली चलाया नहीं है, इनिशियल मोमेंटम को जीरो लेके चल रहा है। ठीक है ना, अभी आपने गोली नहीं चलाया, वेलोसिटी अभी जीरो है। जब स्टार्ट करते हो चलाना तब हमारी वेलोसिटी होती है वी, तो हम फाइनल मोमेंटम को लेकर चलेंगे यहाँ पर, मतलब हम वी अपॉन डेल टी को लेकर चलेंगे। मास कितना है बेटा, मास कितना है, हमारा मास है वो 40, इसको हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट किए किलोग्राम में, 40 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है बेटा, 1200 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, डिवाइड बाय, बोला क्या है, प्रति सेकंड के लिए बात कर रहा है, तो प्रति सेकंड मतलब जो टाइम की वैल्यू रखेंगे हम लोग, एक सेकंड रखेंगे, 1 सेकंड के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ओके, एक 3 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो और ये 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल बेटा, बच गया 12 और 4, 12 4 48। ठीक है, तो यफ कितना हो बेटा, 48। एक एक गोली का जो मोमेंटम है, मतलब एक जो गोली है उसके लिए इंपल्स कितना मिलेगा हमको, 48 न्यूटन। कितना मिल रहा है बेटा, 48 न्यूटन। तब हम यहाँ बता सकते हैं नंबर ऑफ बुलेट, नंबर ऑफ बुलेट कितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बुलेट नंबर ऑफ बुलेट ठीक कितना बेटा, 144 मैक्सिमम लग रहा है, एक के कारण कितना लग रहा है, 48। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे इसको, तो ये लगभग जाएगा 43 बार जाएगा, 3 8 24, 2 3 4 12 2 14, कितने बार जाएगा बेटा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड कितना दाग सकता है वो इंसान, 3 गोली दाग सकता है। ठीक है बेटा, ओके, ये क्वेश्चन समय हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है, 200 न्यूटन और 1200 120 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री के कोण पर आना है, परिणामी बल। अच्छा, इसी के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है बेटा। ठीक है ना, इस प्रकार से F1 और F2, ठीक है ना, किसी थीटा एंगल पर इस प्रकार से रखे हो या एक दूसरे के इस प्रकार से कोण में झुके हो, तो इसका जो नेट फोर्स निकलेगा F नेट, उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बताया हुआ था, ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस
2f1 f2 cos थीटा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हैं, एफ नेट ही निकालने के लिए बोला तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। f1 है कितना बेटा 200, f2 है 120, मतलब 200 का वर्ग डायरेक्ट लिख दूं बेटा, कितना है 200 का वर्ग कितना होता है, कितना हो जाएगा ये 40,000 हो जाएगा, प्लस 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का वर्ग 140 और 200 140 44 और 200 बेटा, प्लस 2 गुणित, ठीक है ना, f1 कितना है 200 है, f2 कितना है 120 है, गुणित cos थीटा मतलब 60 की वैल्यू रखेंगे तो cos की cos 60 इज इक्वल टू होता है √3/2, कितना होता है बेटा, अच्छा सॉरी 1/2 होगा, कितना हो जाएगा, अच्छा cos 60 कितना हो जाएगा 1√3/2, नो 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 1/2 होगा बेटा, 1/2 होगा, सॉरी ठीक है, ओके 2 से 2 कैंसिल, डन, कितना हुआ बेटा 4000, जोड़ दे क्या, एक साथ जोड़ेंगे हम लोग, इसको जोड़ दें 0 0 4 और ये 4, ठीक है ना, और 4 और 1 5, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 12 48 48 और ये 3 0 3 0, ठीक है बेटा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको भी और जोड़ लेते हैं 0 0 4 8 और 4 12 की 2 हाथ का 1 5 5 और 5 10, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रहा है बेटा जोड़ने में, ध्यान दीजिएगा, चलो ठीक है ना, इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है 200 का वर्ग बेटा 4 शून्य 2 का वर्ग 4, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1200 का 120 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 और 2 शून्य 144, ये भी सही है, 12 दूनी 24 है बेटा, 12 दूनी 24, ठीक है, और ये 3 शून्य, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ था गुना में, ठीक है, ओके डन, जोड़ते हैं शून्य 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 कितना शून्य, यहाँ पर एक शून्य शून्य जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये कट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को ध्यान रहे, ओके डन, इस प्रकार से कर सकते हो 0 और यहाँ पर 4 0 कितना 4 4 4 8 8 2 3 और ये 7, ठीक है, ये किसका बेटा 28 का है, 28 का स्क्वायर है ये ना, 28 का स्क्वायर और ये 2 0 यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग 280, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से अब ये फॉर्मूला आप इजी याद कर सकते हो, फॉर्मूला का ही खेल है बस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान है, देखो नीट 2019 का क्वेश्चन है यार, लल्लू वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ये कितने बार यूज होता है, कई बार फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे डायरेक्ट रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 280, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा, बोला क्या है, दी गई दूरी पर दो बिंदु द्रव्यमान यफ के बराबर एक दूसरे पर गुरुत्वीय अंतः क्रिया बल लगाते हैं, यदि एक द्रव्यमान का 2 गुना दूसरे को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो परिणामी अंतः क्रिया बल क्या हो जाएगा। पहली बोला है कि दो बिंदु द्रव्यमान मतलब 2 बिंदु द्रव्यमान एक जैसे भी रख लो, अलग अलग भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक जैसे रख के ले रहा हूँ, यफ है, दोनों के बीच की दूरी मैं ले रहा हूँ और दोनों के बीच की बल है यफ, तो यफ का मान कितना रख रहे हैं, यफ इज इक्वल टू जी यम 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 क्या हो जाएगा, यम्मी हो जाएगा जी यम स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, हाँ या ना यार, ठीक है, जी यम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब बोलता है, अब क्या बोल रहा है, यदि द्रव्यमान एक द्रव्यमान को दोगुना कर दे, मतलब इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया 2m, ठीक है, दुगुना कर दिया, दूसरे को आधा कर दिया गया, मतलब इसको कर दिया गया m/2, ठीक है, और उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया गया, इसको कर दिया गया 2r, तब परिणामी अंतःक्रिया बल क्या हो जाएगा, मतलब मैं एफडी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एफडी से हो जाएगा, ठीक है ना, जी क्या हो जाएगा, पहला द्रव्यमान 2 × m मल्टीप्लाई दूसरा द्रव्यमान m/2 होल डिवाइड बाय, ठीक है ना, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये दूसरे दो को उड़ा दो भाई, क्या हो जाएगा जी यम स्क्वायर, ठीक है ना, नीचे 4 आ जाएगा 4r स्क्वायर। अब बता सकते हो बेटा ये वाला हमारा पुराना वाला बल है, मतलब हम ये लिख सकते हैं F/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ऑप्शन मैच कर सकते हो, सीधे सीधे आप वहीं से जुड़ा दो, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा।
अब ये है गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र लगा है जो कि दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। F इजिकल टू जी एम एन एम एन, ये F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी का कई बार आप लोगों को मात्रक और विमा पूछ लेता है, इसलिए याद ही रखेंगे। कर लेते हैं जी का विमा कर लेते हैं भाई। F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी का विमा ज्ञात कर लेते हैं या मात्रक ज्ञात कर लेते हैं एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, आर मतलब मीटर का स्क्वायर, और ये द्रव्यमान मतलब केजी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। ठीक है ना, सीधे सीधे यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसका विमा, विमा सूत्र लिख सकते हैं बेटा। विमा विमी सूत्र क्या हो जाएगा, बल का होता है बेटा मीटर m/t-2। ठीक है बेटा, और दैट इज आर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय द्रव्यमान का स्क्वायर मतलब कैपिटल एम का स्क्वायर। एक एम से एक एम उड़ा दो इसको, ये ऊपर जाएगा एक एम। ठीक है ना, एक एम ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, एल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और t-2। इस प्रकार से हम बता सकते हैं जी का डायमेंशन फॉर्मूला और एसआई यूनिट। ओके बेटा, ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। विराम पर रखे 10 केजी द्रव्यमान वाले एक निकाय पर एक दूसरे के समकोण पर 4 न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 10 केजी वाला द्रव्यमान रखा हुआ है, इसके एक दूसरे के समकोण में 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बल लग रहा है। दो बल एक साथ लगाए जाते हैं 10 सेकंड के निकाय में। पहले इसका परिणामी निकाल ले बेटा। इसका परिणामी अगर ऐसी स्थिति समकोण की स्थिति में हो तो इसका परिणामी इनके बीच से डिवाइड होकर निकलता है, इस प्रकार से एफ नेट निकलेगा। अब एफ नेट निकालोगे सीधा सीधा आप लिख सकते हो 4 का वर्ग 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, 4 का वर्ग 16 9 और ये हो जाएगा 5। ठीक है ना, एफ नेट कितना मिल गया हमको, 5 मिल गया। ठीक है ना, बोला है 10 सेकंड तक। अब एफ नेट भी मिल गया, टाइम कितना है बेटा 10 सेकंड है। ठीक है ना, द्रव्यमान है मास, मास कितना दे रखा है 10 केजी, 10 केजी छेड़ना ही नहीं है कुछ भी, सब ऐसा यूनिट में दे रखा है। ठीक है ना, हमको निकालना है क्या 10 निकाय में गतिज ऊर्जा क्या होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ mv स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला याद है बेटा आप लोगों को। मास दे रखा, वेलोसिटी नहीं दे रखा, वेलोसिटी निकालेंगे ना बेटा। ठीक है ना, विराम में रखा हुआ इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आप लोग क्या लोगे 0 लोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक है, निकालते बेटा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी नहीं दे रखा, v निकालते हैं ना, v बराबर u प्लस at से निकाल सकते हैं, ये 0 लेंगे। v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन यहीं से निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालोगे f अपॉन m से, f अपॉन m से निकाल सकते हैं, हाँ या ना बोला। अरे टाइम, ठीक है ना, v इज इक्वल टू फोर्स कितना है बेटा 5 है। ठीक है ना, और m कितना है बेटा, मास कितना है 10, मल्टीप्लाई टाइम कितना निकाले हो 10 सेकंड, 10 सेकंड 10 से 10 उड़ा दो, v निकल गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। v कितना निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड बेटा। इस प्रकार से आप लोगों ने वेलोसिटी बता दिया। अब सीधे सीधे यहाँ मान रखना है बस बेटा। ठीक है ना, अब आपको मान बन रखना है हाफ मल्टीप्लाई m दिया हुआ है, m कितना दे रखा है, m कितना देख रखा है, मास दे रखा है 10 kg, 10 kg मल्टीप्लाई वेलोसिटी अभी अभी निकाला है 5 × 5, ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा 5 हम 25 5 125। काइनेटिक एनर्जी कितना निकल जाएगा बेटा 125 जूल। ठीक है ना, ये जूल के एसआई ये कार्य या ऊर्जा का एसआई होता है जूल। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको पहले नेट फोर्स पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो समकोण में दो फोर्स काम कर रहे हैं उसका नेट फोर्स सीधे सीधे इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है ना, अरे करके भी देख सकते हो ना यार, आपको क्या दिक्कत है यार। आप लोग अगर बोलोगे कि ये है F1 और ये F2 है, हमने अभी अभी सूत्र लिखा था F नेट निकालने के लिए सूत्र लिखा था बेटा कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 लिखा था cos थीटा। अब cos थीटा बराबर थीटा कितना रखोगे बेटा, दोनों बलों के बीच का कोण कितना है 90 अंश। ठीक है ना, तो हम थीटा क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे। अब cos 90 आपको पता है ना बेटा, cos 90 आपको पता है कितना होता है भाई 0 होता है, तो 0 उठा के रखोगे तो 0 के साथ गुना करोगे 2F1 F2 का, तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना भाई। हम लेते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर,
ठीक है ना, सीधे सीधे यही मान रखना है बेटा। और नहीं पता तो आप सीधे सीधे 3 4 5 का कॉम्बिनेशन याद कर लो, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन याद कर लो। मतलब अगर एक दो वेक्टर 3 और 4 में है तो तीसरा 5 होगा ही होगा, अगर दो वेक्टर 3 5 में है तो तीसरा 4 होगा ही होगा, और दो वेक्टर 5 और 4 है तो तीसरा क्या होगा, 3 होगा ही होगा बेटा, ये याद रख लो, ठीक है ना। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पर। एक निकाय की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है, नया संवेग होगा। ओ भाई, हाँ फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन पर नहीं आते, फॉर्मूले पे देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है बेटा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m_k, ये है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच के रिलेशन का फॉर्मूला अगर आप लोग किसी पूछे तो ये याद रखना बेटा। ये कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है किसी किसी बुक में, √2m_k, कुछ नहीं, स्क्वायर को ले गए सेकंड साइड में, तो हम उन लोगों ने रूट में लिख लिया, p बराबर √2m_k। बोला क्या है फिलहाल के लिए, हम इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। सेकंड कंडीशन में ये बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रारंभिक मान से 4 गुना रख दे, किसको, गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, रखते बेटा, इसको 4 रखें, ठीक है ना, इसको 4 रखें, पी डेस क्या हो जाएगा, √2m, ये हो जाएगा 4k। अरे यार पहले के 4 गुना रखना ना हमको, मतलब पहले के था तो 4 गुना करोगे तो 4k हो जाएगा ना भाई। 4 को जब बाहर निकालोगे, इसको गुना मत करो, दिक्कत हो जाएगी, गुना मत करो, 4 को ऐसे ही बाहर निकालो, तो रूट से बाहर निकालोगे तो क्या फॉर्म में निकलेगा, 2 के फॉर्म में निकलेगा, 2√2m_k। ये पहला जो वाला बेटा पुराना जो वाला है ना बेटा, √2m के पुराना वाला ही दिख रहा है p, मतलब हम बता सकते हैं p डेज बराबर 2p हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना भाई। हम ऑप्शन मैच करेंगे, क्या हो जाए, इसके प्रारंभिक मान का आधा, मतलब नया संवेग जो बोल रहा है उसके प्रारंभिक मान का आधा नहीं, प्रारंभिक मान के समान नहीं, प्रारंभिक मान का 4 गुना नहीं, प्रारंभिक मान का दुगुना, हाँ ये मिला है बेटा। ये प्रारंभिक मान का क्या मिला है बेटा, नया जो हमारा संवेग है वो प्रारंभिक मान का क्या मिला, 2 गुना मिला, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेटा। ओके बेटा, समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, जब किसी गतिमान पिंड का द्रव्यमान और वेग दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा। वही कहानी है यार, गतिमान पिंड का द्रव्यमान, पहले तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, ऐसा लिख लो ना यार, सिंपल सिंपल सा फार्मूला तो दिया हुआ है। इसकी गतिज ऊर्जा बोलता है द्रव्यमान और वेग दोनों दुगुना कर दिए तो केडेस, मतलब नया काइनेटिक एनर्जी, द्रव्यमान को भी दुगुना कर दिए मल्टीप्लाई, और वेग को भी दुगुना कर दिए। देखो करते क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2m मल्टीप्लाई आ जाएगा 4v², ठीक है ना, हाफ m_v² बाहर निकाले बेटा, 4 दूनी 8, हाफ m_v², ऐसा बनेगा बेटा। ये पुराना वाला दिख रहा है ना बेटा, ये पुराना वाला है, मतलब हम ये नया जो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं 8k बता सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ओके बेटा, क्लियर है, फॉर्मूला है, हमको जो बोलता है उसको गुना कर दो, आधा बोलता है आधा कर दो, चौगुना बोलता है चौगुना कर दो, 1/4 बोलता है 1/4 कर दो, बस आपको फॉर्मूला सही से ही रखना है बस। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। स्थैतिक घर्षण का उच्चतम मान कहाँ होता है, ठीक है ना। घर्षण के बारे में बताते हैं आप लोगों को, घर्षण के बारे में, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को किसी सतह पर रख दे, ठीक है, पहली स्थिति, ठीक है ना, पहली चीज, वस्तु के भी अपनी क्या है, वस्तु के भी अपनी इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब हम बोल सकते हैं जड़त्व है, जड़त्व, ठीक है। जड़त्व क्या करता है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, ये जो संपर्क सतह है, ठीक है ना, जो संपर्क सतह आपको दिख रहा है, ये वस्तु और इस सतह के बीच में, वस्तु और सतह के बीच में संपर्क सतह होता है ना बेटा, क्या करता है, इनके बीच में एक बल लग रहा होता है जो उसके गति का विरोध कर रहा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं, घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल हमेशा ध्यान रखना, घर्षण बल हमेशा जो अप्लाइड फोर्स होता है, ठीक है ना, अप्लाइड बोल, बाह्य बल, बाह्य बल, बाह्य बल, इसका विरोध करता है बेटा, इसका क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। लेकिन एक सीमा तक ही कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, एक सीमा तक ही कर सकता है। जैसे आपने, अगर मैं बोलूं कि इसकी जो इसकी जड़त
फ्रिक्शन फोर्स है, हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको अच्छे समझते बेटा, ठीक है। हम अगर बाह्य बल लगा रहे हैं, इस पर एफ बल लगा रहे हैं, ठीक है ना, और अभी ये विराम अवस्था में ही है, अभी ये विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, ठीक है ना। आपने इसको हटाना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, धक्का देना स्टार्ट कर दिया, उसी क्षण आपने एक जड़त्व का अनुभव किया होगा, या जो बल है या जो वस्तु है एक जड़त्व को का जड़त्व स्टार्ट करता है, जड़त्व के कारण एक बल स्टार्ट करेगा जिसको हम लोग घर्षण बल कहेंगे, और इस घर्षण बल को बोलते हैं बेटा स्थैतिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है ना। विराम के कारण जो घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, और घर्षण कहाँ उत्पन्न होगा बेटा? वस्तु और सतह के संपर्क सतह के बीच में, संपर्क तल के ऊपर, ठीक है ना। स्थैतिक घर्षण बल कब की स्थिति में? जब वस्तु विराम हो, ठीक है ना, हमने धक्का मारना स्टार्ट कर दिया, तब जब जो घर्षण बल उत्पन्न होगा संपर्क सतह के बीच में, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। आपने स्थैतिक घर्षण बल लगाया, आपने स्थैतिक घर्षण बल, आपने ये अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है ना, लेकिन एक सीमा तक लगाया जहां तक स्थैतिक घर्षण बल मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल क्या हो जाता है बेटा? एफएस क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। अब इसके बाद और थोड़ा मैं अगर फोर्स बढ़ाऊं, और थोड़ा फोर्स या एक पॉइंट भी, एक डेसिमल भी अगर फोर्स बढ़ाऊं, तो ये हमारा जो वस्तु है ये चलना प्रारंभ कर देगा, या गतिशील अवस्था में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, गतिशील अवस्था में आ जाएगा। यहां से वस्तु कैसी अवस्था में आ जाएगी बेटा? गतिशील अवस्था में आ जाएगी। अब जब गतिशील अवस्था में है, सॉरी सॉरी छींक आ रही है, सर्दी हो गया भाई। गतिशील अवस्था में होने के कारण जो घर्षण उत्पन्न होगा या घर्षण बल काम करेगा, उसको कहेंगे बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, या गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बेटा, समझ में आया बेटा? पहली चीज, वस्तु रखा हुआ है, विराम अवस्था में है, बल लगाया हम लोग ने बाह्य बल, तब जब बल अभी वस्तु विराम अवस्था में है, कौन सा घर्षण बल उत्पन्न होगा? स्थैतिक घर्षण बल होगा। जैसे ही स्थैतिक फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, उसके बाद और बल लगाने के बाद क्या होता है बेटा? वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाता है। इस स्थिति में जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको कहते हैं बेटा गतिज घर्षण बल, स्थैतिक या गतिज घर्षण बल, ठीक है ना, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिएगा, ये वाला जो स्थिति है, ये वाली बीच की स्थिति है, ठीक है ना, इस स्थिति से वस्तु को हम लोगों ने थोड़े से फोर्स में इसको गतिशील अवस्था में ला दी है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। इस अवस्था को हम लोग सीमांत स्थिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत स्थिति भी कहते हैं। और इसी सीमांत स्थिति के लिए क्वेश्चन आया है ये वाला हमारा, ठीक है ना। क्या बोलता है कि, क्या बोल रहा है, स्थैतिक घर्षण बल जो उच्चतम मान होगा तब उसको क्या बोला जाता है? सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक क्षैतिज बल F लगाकर एक ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ W वजन वाले ब्लॉक को रखा जाता है। ब्लॉक को पकड़ने के लिए F का न्यूनतम मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बेटा, इस प्रकार से बोला है कि एक दीवार है, एक ब्लॉक को इस प्रकार से लटका दी, एक बल द्वारा इसको पुश करके रखा जा रहा है। जब हम लोग दीवार से इसको सटाएंगे ना बेटा, तो एक फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा जिसको हम लोग एफएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्योंकि वस्तु का भी एक अपना भार है जो कि नीचे की ओर काम करेगा, W बराबर mg। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि ये जो एफएस है ये किसके बराबर होता है बेटा? म्यू आर के बराबर, क्योंकि यही रिएक्शन फोर्स हमारा ये अप्लाइड फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं एफएस इज इक्वल टू म्यू एफ, कैपिटल एफ, क्योंकि म्यू बराबर हम बोल रहे हैं एफ एस अपॉन कैपिटल एफ, दैट इज अप्लाइड फोर्स, है ना। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? हमारा जो म्यू है ये 0 से बड़ा होता है बेटा, और 0.1 से छोटा होता है, 0.5 से छोटा होता है, 0.5 से छोटा होता है, या 1 ले लो भाई, 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। म्यू का जो मान होता है 0 से 1 के बीच में होता है बेटा, ठीक है। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिए, इसके बढ़ने के लिए इसका कम होना जरूरी है, और इसके कम होने के लिए इसका बढ़ना जरूरी है,
ठीक है ना, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। जब ये कम होगा तो हम आसानी से हम बता सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये वेट के बराबर या उससे अधिक अप्लाइड करना जरूरी है। ठीक है ना, ये जो हम इसको फोर्स लगा रखे हैं ना भाई, अरे इस प्रकार से धक्का दे रखे हैं, तो हम कितने बल से उसको पुश करके रखे ताकि वो लटका रहे दीवार पर, कितना, उसके भार के बराबर बल से या उसके भार के बल से, भार से अधिक बल से आप उसको लटका के रखोगे या धक्का देकर रखोगे, तब वो दीवार पर लटका रहेगा, सटा रहेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन मैच करेंगे। ऑप्शन, जानकारी अपर्याप्त है, ये तो हो नहीं सकता है, कुछ जानकारी तो दे ही दिया है। W से अधिक मतलब हमारा जो बल है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए, उससे अधिक या उसके बराबर कितना होना चाहिए, W के बराबर या उसके समान या उससे अधिक होना चाहिए। W से कम नहीं होगा भी, अब उससे कम होगा, अब या इसके भार से कम बल लगाओगे तो वस्तु जो नीचे सरक जाएगी ना, तो नीचे गिर जाएगी, खसर जाएगी। तो हमको हम ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक गुटका फर्श पर स्थिर पड़ा है, गुटके पर स्थितिक घर्षण बल का अधिकतम मान 10 न्यूटन है बेटा। ठीक है, गुटके पर स्थितिक घर्षण बल का मान, अधिकतम मान 10 न्यूटन है। फोर्स देख रहे हैं कितना है, 10 न्यूटन है, ये एफएस है, स्थितिक घर्षण बल है। यदि गुटके पर 8 न्यूटन का क्षैतिज बल लगा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है बेटा। ठीक है, तो गुटके पर घर्षण बल कितना होगा, अरे उतना ही होगा यार, इसमें क्या दिमाग लगाना, ये लल्लू वाला क्वेश्चन है, अभी बता देते हैं, इसकी कहानी अभी समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने गुटका को इस प्रकार से रख दिया, इसका अपना भार है W बराबर mg, W बराबर mg। ठीक है ना, इसका भार दिया हुआ है, सॉरी क्या बोला गया है, स्थितिक घर्षण बल कितना है, 10 न्यूटन है। एफएस से कितना बेटा, एफएस से 10 न्यूटन। ठीक है, अब आपने 8 न्यूटन लगाया, ठीक है ना, 8 न्यूटन लगाया, समझिएगा हम जितना फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, जैसे 1 न्यूटन अप्लाई किया, स्टैटिक फोर्स 1 न्यूटन होगा, मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया, स्टैटिक फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो स्टैटिक फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स का एग्जैक्ट अपोज करता है। एग्जैक्ट अपोज का मतलब जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही आपका स्टैटिक फोर्स भी हो जाएगा, बट एक लिमिट तक, उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। हमने 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये भी 3 न्यूटन ही होगा बेटा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक्स इधर लिख रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स का स्टैटिक्स इधर लिख रहा हूँ बेटा। हमने 4 न्यूटन अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 4 न्यूटन हो जाएगा। हमने 7 न्यूटन अप्लाई किया, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 7 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हो रहा है यहाँ से ये साथों साथ इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का लिमिट ले रखा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन ले रखे बेटा। अब हमने 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 8 न्यूटन हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है ना, कब की स्थिति में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स चेंज होना बंद हो जाएगा, जब हम लोग इधर 10.1 न्यूटन फोर्स स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक फोर्स अपने लिमिट्स को क्रॉस करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा, और इसी को लिमिटिंग पोजीशन कहते हैं, जहां से फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, स्टैटिक से काइनेटिक हो जाता है, उसी को लिमिटिंग स्टेट्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने 8 न्यूटन फोर्स लगाया, तो लिमिटिंग हमारी फ्रिक्शन फोर्स होगी वो भी कितना होगा, 8 न्यूटन ही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, ये है कौन सी क्रिया घर्षण पर आधारित नहीं है। घर्षण वाली कहानी कर लिए, घर्षण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की बीच की स्थिति भी एक होती है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको हम लोग सीमांत घर्षण बल कहते हैं, सीमांत घर्षण बल। ठीक है ना, घर्षण बल की एक विशेषता ध्यान रखिएगा, जो घर्षण बल की विशेषता, ठीक है ना, ये केवल और केवल संपर्क सतह, संपर्क सतह पर निर्भर करता है। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस होता है ना बेटा, उस पर ही डिपेंड करता है, मतलब नेचर ऑफ सरफेस उस पर डिपेंड करता है, कौन, घर्षण बल। ठीक है,
म्यू कांस्टेंट होता है, ये म्यू की वैल्यू भी ध्यान दीजिएगा, म्यू की वैल्यू भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है, कॉन्टेक्ट सरफेस पर ही डिपेंड करता है। म्यू अगर मान के चलो फोर्स चेंज कर रहे हो तो म्यू चेंज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, म्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने सरफेस चेंज किया तो हो सकता है म्यू चेंज हो जाए, ठीक है ना, और होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट सरफेस ला दिया तो म्यू चेंज हो जाएगा बेटा, सभी सरफेस के लिए कोएफिशिएंट वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, फ्रिक्शन सभी सरफेस के लिए अलग अलग होता है, इसलिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है बेटा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बेटा, घर्षण पर आधारित नहीं है, घर्षण पर आधारित नहीं है। चलना, बिना घर्षण के आप चल नहीं सकते, बिना घर्षण के आप बोल नहीं सकते, बिना घर्षण के आप लिख नहीं सकते। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये घर्षण के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है बेटा, घर्षण नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाता, ठीक है ना। हाँ, सुनना, क्योंकि सुनने के लिए हमको किसी कॉन्टेक्ट सरफेस की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए जो सुनने वाली जो प्रोसीजर है वो बिना घर्षण का पॉसिबल हो जाता है, ठीक है ना बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक क्षैतिज श्रेणी एक क्षैतिज श्रेणी के तल पर आराम से 1 किलो के द्रव्यमान को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल, ठीक है ना। अच्छा, आवश्यक बल, बल बराबर क्या होता है बेटा, बल बराबर क्या होता है, यही तो पढ़ते जा रहे हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। और हम लोग ने पढ़ा है बेटा आवश्यक बल, हाँ, मास इनटू एक्सीलरेशन ना, कितना दे रखा है। अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स, चलो भाई, फ्रिक्शन फोर्स सब लोग ने पढ़े, म्यू आर, म्यू आर पढ़े हैं। आर क्या होता है, अभिलंबर होता है, इसको लिख सकता हूँ मैं एम जी के बराबर लिख सकता हूँ। अब सीधे सीधे यही मान रख दो ना भाई, क्योंकि म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.1 मल्टीप्लाई मास कितना दे रखा है बेटा 1 kg, इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये एसआई में दे रखा है पहले से। आर जी दे रखा है 9.8, मल्टीप्लाई करोगे 9.8 है, मल्टीप्लाई करोगे, अरे यार ये तो सीधे सीधे आ जाएगा 0.98 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया, अरे गुना करोगे ना, सब एक एक का एक है, सब खत्म है कहानी, सब एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ये दशमलव याद रखना, ये 0.1 है, ये 0.8 है, 2 अंक के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। 0.98 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर डी बेटा, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। दो ब्लॉक 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम एक अनंत तल पर नीचे की ओर खिसक रहे हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। 2 किलोग्राम ब्लॉक का त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन बताना है, 2 किलोग्राम का एक्सेलरेशन, 2 kg का एक्सेलरेशन बताना है बेटा। अच्छा, हाँ देखिएगा, इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए आप लोगों को बता दें, एक्सेलरेशन मतलब, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बेटा, म्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। पहले के लिए ध्यान दीजिएगा, पहले के लिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लूं मैं, अरे इधर चल, इधर चल, इधर चल, ठीक है ना। पहले के लिए 30 दे रखा है, जी इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है बेटा, साइन 30 होता है 1/2 माइनस म्यू कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, इसको सॉल्व करेंगे, g/2 1 माइनस म्यू √3, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम लोग बस म्यू की वैल्यू रखेंगे ब्लॉक 2 के लिए, ब्लॉक 4 2 kg के लिए, ब्लॉक 4 kg के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं 4 kg के लिए, ठीक है ना। ए बराबर जी का मान रखेंगे, सेम दिया हुआ 9.8 पॉइंट में 2 1 माइनस जी ब्लॉक 4 kg ब्लॉक के लिए जो म्यू का मान है 0.3 है ना बेटा, कितना होगा बेटा 0.3 मल्टीप्लाई 1.7, कितना है ये 732, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा A1 निकल जाएगा 9.82, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप लोग फिलहाल 1.2 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 साते 21 की 1 2 3 दूनी 3 का 3 और 2 5, ठीक है ना बेटा। डेसिमल लगाएंगे 3 और 1 4, मतलब यहाँ लगेगा 0.51, ठीक है। तो 9.8 को इधर ही उड़ा दो, यहाँ पर 2 6 8 और 2 9 18, 4.9 गुणित, ठीक है ना, इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, 1.000, ठीक है, और 1 0 लगा दो, 0.5196 घटाओ भाई, ठीक है ना, ये हो गया 4 और ये हुआ, अरे भाई ये यार 9 बजे 9 0, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 में से 5 गया 4, 0.0
485, ठीक है, 48.48, इसको लिख देता हूँ 0.48, ठीक है बेटा। इसको गुना करोगे 49 और 48 गुना करोगे बेटा, क्या हो जाएगा, 8 9 8 72 की 2, कितना है 7, ठीक है, 2 है बेटा, ये 7 है, ये 832 और 936, ठीक है, जोड़े कितना हो जाएगा 8 और ये 6, 68 60 कितना हो गया 75 की 5, कितना बचेगा बेटा 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 4 16 और 16 और 7 कितना बेटा 23, ठीक है ना। इस प्रकार से आप दशमलव लगाएंगे, दशमलव कहाँ पर है, 2 और 1 3, 3 अंक के पहले से दशमलव लगाएंगे 2.3, ठीक है। इस प्रकार से A1 निकालोगे 2.3, कितना आ जाएगा 52। अब देखो ये लंबा प्रोसीजर है, आपको बता देता हूँ लंबा प्रोसीजर सॉल्व कैसे करना, ठीक है ना। हमने A1 निकालना, किसके लिए निकाला बेटा, किसके लिए निकाला, 4 kg ब्लॉक के लिए, 4 kg ब्लॉक के लिए निकाला, म्यू दिया हुआ इसके लिए 4 kg ब्लॉक के लिए, क्योंकि थीटा का मान दिया पहले ही सॉल्व कर लिए। इसके लिए एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन A1 निकाला, कितना आया बेटा, कितना आया 2.53 आया, 2.35 ना, 2.352, ठीक है, 2.35, इसको दो डिजिट में ले लेता हूँ। वैसे ही 2 kg के लिए ये पूरी कहानी सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम करना है, ठीक है ना। जी का मान 9.1, म्यू का मान उसके लिए बस चेंज है, म्यू का मान इसके लिए 0.2 रखना है, ठीक है ना, पूरी कहानी सेम है बेटा, ठीक है ना। आप उसका मान निकालोगे, आप इसका मान निकालोगे, इसके लिए A2 निकालोगे, क्योंकि ये एक्सीलरेशन है। हमने बोला फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स निकालना है दोनों के लिए, दोनों का मास कितना है बेटा, दोनों का मास कितना है, 4 और 2 6, और एक्सीलरेशन मतलब जी, ठीक है ना, जी की वैल्यू पुट करोगे, जो आ जाएगा नेट एक्सीलरेशन, मतलब नेट एक्सीलरेशन जो भी आएगा उसके लिए निकालोगे, फोर्स निकालोगे और एक्सीलरेशन फिर निकालोगे, किसके लिए, 2 के लिए एक्सीलरेशन निकालोगे। एक 2 का एक्सीलरेशन ही पूछना है बेटा, 2 ग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन, 2 ग्राम ब्लॉक का एक्सीलरेशन सीधा सीधा निकल जाएगा उसी सूत्र से, जिस सूत्र से हम लोगों ने फर्स्ट ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकाले है, ठीक है। तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा नहीं है, बस उसी जो मेथड जो हम लोगों ने अभी अप्लाई किए उसी से आप लोगों को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। सारी वैल्यू आप लोगों को दे रखे हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना, जोड़ना घटाना। बहुत लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, इसलिए यहाँ पर अभी कर नहीं रहे, टाइम बहुत खप जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बेटा, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, केंद्रीय बल के क्षेत्र में क्या परिवर्तित नहीं होता, केंद्रीय बल के क्षेत्र में क्या परिवर्तित नहीं होता। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय बल के बारे में बात करते हैं कि अगर मान के चलो कोई ग्रह या कोई जो भी है पिंड किसी वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार परिधि में इस प्रकार से गति करता है, ठीक है। तो आप देखते हो बेटा इस स्थिति के लिए, जब पिंड दूर स्थित हो, जब पिंड दूर स्थित हो, तब जो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, तब उसकी वेलोसिटी है यहाँ पर स्लो हो जाती है बेटा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और जब ये पास की स्थिति में आती है, जब ये पिंड पास आएगी, ठीक है ना, तब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, फास्ट हो जाती है या मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। किसी पिंड के लिए जब वो अपने अक्ष से दूर स्थित हो, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। और जब वो अपने अक्ष के पास में आता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इस स्थिति में उसकी काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, तो उसके साथ साथ में उसी रेशो में काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हो रही है, तो उसी रेशो में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। तो हमको क्या बोला है, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता बेटा किसी भी हालत में। हम बात करते हैं रेखीय संवेग, क्योंकि रेखीय संवेग मतलब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। अब देखो ना, इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है ये डायरेक्शन में, यहाँ पर जा रहा है ये डायरेक्शन में, यहाँ पर ये वाला डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो रेखीय जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो केवल एक ही आपका ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर ए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ही है इसका क्या, जो चेंज नहीं हो रहा है बेटा, एल इज इक्वल टू एम वी आर, ये आपका क्या हो रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो ये चीज समझ में, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए, सेंट्रल फोर्स का मतलब जिसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेंटर की ओर डायरेक्ट होता है, ठीक है ना।
ओके, बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये झुके हुए तल पर रखी वस्तु फिसलने लगती है जब आनत कोण 30 डिग्री हो जाता है। वस्तु और तल के बीच स्थित स्थिर घर्षण का गुणांक है बेटा। ठीक है, हाँ आप लोगों ने पढ़े ना बेटा। अगर मान के चलो आपको बोला गया है कि एक आनत तल पे है कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से रखा है जिसका द्रव्यमान है कैपिटल एम, एक इसका कोण कितने आनत पे तल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तब ये घसरना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी ये हम लोग बात करते हैं किसी भी ब्लॉक की, ठीक है ना, किसी भी ब्लॉक की बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से रखा हुआ है ये ब्लॉक। अब क्यों कि ये प्लेन में रखा हुआ है, अभी एंगल 0 है। अब एंगल ऑफ रिफ्यूज इंक्रीज करे धीरे धीरे 10, 20 और 30। जैसे ही 30 पे आता है, एग्जैक्ट 30 पे आने पर ये क्या होता है, घसरना स्टार्ट करता है या सरकना स्टार्ट कर दिया या फिर फिसलना स्टार्ट कर दिया, जो भी आप अपने लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2.99 एंगल के बारे में बात करें, 30 एंगल में जस्ट 30 एंगल पे आते हैं, ये फिसलना स्टार्ट करता है नीचे की ओर। लेकिन उससे पहले जब 2.99 एंगल पे थे, 2.29.99 एंगल पे थे, डिग्री पे थे, इसका फिसलना स्टार्ट नहीं हुआ था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट इज जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। मतलब हम लिख सकते हैं म्यू बराबर टेन थीटा लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्यूज। म्यू का मान हम लोगों को निकालना है, थीटा का मान दे रखा है 30, और टेन 30 आप लोगों को पता है ना बेटा कितना होता है, 1/√3, ठीक है ना। इस प्रकार से सीधा सा सिंपल सा सवाल था, लल्लू सा सवाल बोल सकते हो। 1/√3 कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने इस वाले लेक्चर में लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड लगभग 15 क्वेश्चंस कर लिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ था। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने 15 करा है। लगभग कंप्लीटली 30 क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा है उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें, ठीक है ना। उसको रिवाइज करें, जब जब क्वेश्चंस को करते हो आप लोग उसका एडिशनल आप लोगों को जब बताया जाता है तो उसको नोट डाउन कर लिया करें, ताकि जब रिवीजन करो तो सारे जो कॉन्सेप्ट है एक साथ आप लोग को पढ़ने के लिए मिल सके बेटा, ठीक है बेटा। अगले मिलते हैं अगले वाले लेसन के साथ में, अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।